नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हिंदुस्तान में पिछले दिनों जो राजनीति चली है, पिछले 10-12 साल से जो राजनीति चली है, उस राजनीति ने हमारे समाज को बिल्कुल अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। हर चीज, कुछ भी होता है हिंदू मुसलमान। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके शहर में कोई अपराध हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, जिना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले ख्याल यह आना चाहिए कि अपराधी कौन है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जो भी अपराधी हो। लेकिन आज हमने यह हालात बना दिए हैं कि ऐसे गंभीर मामलात में भी लोगों की नजर सबसे पहले जाती है कि हिंदू है कि मुसलमान। अगर हिंदू है तो खामोशी। अभी मैं आपको हाल की बात बताऊं कि जिस समय रमजान चल रहा था, कुछ मुस्लिम लड़कों ने गंगा नदी के ऊपर एक नाव के अंदर इफ्तारी की और इफ्तारी करने के बाद कहा गया कि उन्होंने हड्डियां नदी में फेंक दी। उसके लिए उनके ऊपर केस हो गया, गिरफ्तार हो गए, अब भी जेल में है। कोर्ट ने कहा कि गंगा नदी के अंदर हड्डियां फेंकना लोगों की भावनाओं को आहत कर सकता है। गंगा नदी जिसके किनारे लाशों को जलाया जाता है, बहा दिया जाता है, उसमें हड्डियां फेंकना अपराध हो गया। लेकिन उसी गंगा नदी से, उसी बनारस से अब वीडियो आया है कि जनेऊ पहनकर लोग आराम से बियर पी रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी कोई भावना आहत नहीं हुई। इस तरह की चीजें लगातार आती हैं, मैं तो कवर करता ही रहता हूं। मैंने इकबाल भाई से कहा कि आप इस विषय पर थोड़ा डिटेल में बात किया कीजिए। हर संडे को इकबाल भाई अपने तरीके से, जिसको मैं मुस्लिम एंगल कहता हूं कि एक लिबरल मुस्लिम की तरह, वो जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, एक हिंदुस्तानी मुसलमान की तरह जिस तरह से देश और दुनिया को देखते हैं, वो आपसे शेयर करें। हमारे रिक्वेस्ट पर वो राजी हुए और पहले भी वो हमारे यहाँ शो कर चुके हैं, बीच में लंबा गैप हो गया था, अब दोबारा अपना शो लेकर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं जैसे आप मुझे प्यार देते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, वैसे ही उनके वीडियोस भी देखिए। बेहद जरूरी बातें कर रहे हैं वो, और आपकी जो सलाह हो, आपको जो कहना हो, वो कमेंट में जरूर बताइए। सुनिए इकबाल भाई को। नमस्कार, आदाब। मैं इकबाल अहमद एक बार फिर से द क्रेडिबल न्यूज के शो मुस्लिम एंगल में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि ऊपर वाले के खेल निराले होते हैं और वो अगर चाहे तो हिमालय से सीधी चली गंगा को कलकत्ते में उल्टी दिशा में बहा दे। और देखिए, हो गया चमत्कार, गंगा सच में उल्टी बहने लगी। हुआ यूं कि कलकत्ते में ममता बनर्जी की सरकार जाने और बीजेपी की सरकार आने के बाद मुसलमानों का पहला बकरीद का त्यौहार आने वाला है। बकरीद पर जैसा सब जानते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद जानवर की कुर्बानी करते हैं। और पश्चिम बंगाल में बकरे के अलावा बैल की कुर्बानी होती रही है, क्योंकि गाय के गोश्त का कारोबार केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के साथ पश्चिम बंगाल में भी लीगल है। लेकिन भगवा आतंकियों को त्यौहार खराब करने का कोई मौका ना मिले, ये बंगाली मुसलमान चाहते थे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार से बैल भाई साहब की कुर्बानी बंद। ये सुनते ही बंगाली हिंदू गौपालकों पर जैसे बिजली गिर पड़ी और यहां से गंगा ने उल्टी धारा पकड़ ली। हिंदू गौपालक मुस्लिम बंग बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि बंधु, पीठ पर तो मार लो, लेकिन पेट पर लात मत मारो। हमने बैलों को इसी दिन की आस में खिला पिलाकर हट्टा कट्टा किया है कि बकरीद पर 4 पैसे कमा लेंगे, और तुम हो कि सीधा बैल की कुर्बानी को गुनाह करार दे रहे हो। लेकिन बंगाली मुसलमान है कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। वहीं गौ माता को कूड़े कचरे की प्लास्टिक खिलाकर उनके नाम पर राजनीति करने वाली भगवा ब्रिगेड के नेताओं के मुंह में जैसे दही जम गई है। वो फंसी फंसी आवाज में बस इतना बोल पा रहे हैं कि कुर्बानी खुले में नहीं होगी, नियम कानून का सख्ती से पालन होगा। और उधर मुस्लिम मौलाना लोगों ने मौके पर छक्का मार दिया। उनकी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो और गौ हत्या को एक संगीन जुर्म घोषित करो। गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो,
जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पहली बार हुआ है कि मुसलमान फ्रंट फुट पे खेल रहा है। गौरतलब है कि गाय, भैंस, बकरा पालन का कारोबार हिंदू धर्म को मानने वाले पशुपालकों के हाथ में है। जानवरों का धंधा करने वाले पूरे साल बकरीद का इंतजार करते हैं, क्योंकि जितने बकरे भैंस इस दिन अच्छे दामों में बिक जाते हैं उतने साल भर में नहीं बिकते। पश्चिम बंगाल में भैंस से ज्यादा बैल की कुर्बानी होती रही है, फैक्ट है। गाय बैल के धंधे पर बंगाल के घोष बाबू लोगों का कब्जा है। साल भर से बंगाल के पशु व्यापारी बकरीद के इंतजार में रहते हैं और अब मुसलमानों ने हाथ खड़ा करके एक व्यापारिक संकट पैदा कर दिया है। साथ ही नफरत की राजनीति करने वालों को औंधे मुंह गिराया है। हाँ, एक हुमायूं कबीर नाम का बिका हुआ मुसलमान जरूर है जो चुनाव के वक्त बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का यूनिक आइडिया लेकर आया था। वो भी अभी गीली लकड़ी में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज़ है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। लेकिन ये भी सच है कि इस बार वो एक फुस पटाखा साबित हुआ है। इस तरह आप देख रहे हैं कि बंगाल के मुसलमानों ने एक यूनिक टाइप का असहयोग आंदोलन किया है जो मजेदार है। देश के बाकी हिस्सों के मुसलमान भाई लोग भी इनसे सीख सकते हैं कि डिफेंसिव होने की जगह आप अलग करिए, कुछ ऐसा करिए कि सामने वाला आपका जवाब न दे पाए। और ये समझदारी जरूरी है, इससे ऐसी घटनाओं से समझ सकते हैं। देश में चेहरे और कपड़े से पहचान लिए जाने वाले मुसलमान फिलहाल मंदिर का घंटा हो गए हैं, जिन्हें राह चलते कोई भी बजा जाता है। दिमाग बंद धर्मान जाम्बियों की कहानी पिछले वीडियो में मैंने आपको सुनाई थी। इस बार कानून के रखवालों की कहानी सुनिए। गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद जोहापुरा इलाके में 70 साल के जहीर शेख को 500 किलो बीफ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस हिरासत के बाद जहीर शेख की मौत हो गई। जहीर शेख के बेटे ने उनकी मौत से पहले जहीर शेख का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें जहीर शेख पुलिस कर्मियों पर हिरासत में मारपीट करने का आरोप लगाते दिखाई देते हैं। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा, दाढ़ी खींची और प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। इसके अलावा पैसे की मांग की। बाद में तबीयत बिगड़ने पर जहीर शेख को अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और जैसा कि ऐसी घटनाओं में होता है, पुलिस लीपापोती में जुट गई। पुलिस ने हिरासत में यातना के आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस का कहना है कि जहीर शेख की तबीयत उस समय बिगड़ी जब हिरासत में उन्होंने ज्यादा मात्रा में दवा खा ली थी। सोचिए आप कि आरोपी पुलिस हिरासत में है, वो आराम से अपनी मर्जी से ज्यादा दवा खा लेता है ताकि वो आराम से मरकर पुलिस को दोषी ठहरा सके। ये तो एक घटना है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती रहती हैं जो कभी भी फ्रंट पेज पर नहीं आती और न्यूज़पेपर के अंदर के पन्नों में दम तोड़ देती। यहाँ तक कि चीखते हुए एंकर भी इसको हेडलाइन नहीं बनाते। और देश में देखेंगे जॉम्बी भक्त मस्त माहौल में जी रहे हैं। उनके अलावा हर तरफ निराशा का माहौल है, जहाँ अपराधी बेलगाम है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगार बेहाल है, रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है। पहले चुनाव के वक्त नेता रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे उठाते थे। आजकल उन्हें चुनाव आते ही मुसलमान याद आ जाते हैं। उनको याद आ जाता है कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान मस्जिद बना रहे हैं, मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी संवेदनशील मुद्दा जो बनता है वो गाय का बन जाता है। 12 साल से देश में राम राज्य है और फिलहाल उसके बाद भी हिंदू खतरे में। और ऐसे में लोगों ने कॉकरोच से क्रांति की उम्मीद बांध ली। जी हाँ, सही सुना आपने, वही कॉकरोच जिसे किचन में देखते ही आप काला हिट मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसमें नई पीढ़ी को ये उम्मीद दिखा रही है जब से ये सबसे बड़े जज साहब ने बेरोजगारों को कॉकरोच बताया। उसके बाद से कॉकरोच सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
कुछ दिन पहले ट्विटर, इंस्टा वगैरह पर काकरोच जनता पार्टी लॉन्च हो गई है। काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के इंस्टा पेज के फॉलोअर की संख्या देखते ही देखते 19 मिलियन यानी 2 करोड़ के लगभग हो गई, और यह संख्या राष्ट्रभक्त सरकारी पार्टी यानी बीजेपी के इंस्टा पेज से दुगनी है। आप सोच कर देखिए कि निराशा किस कदर है। सोशल मीडिया पर अमेरिका में बैठा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक इंस्टा पेज बनाता है और कुछ लोकप्रिय वादे करता है। सुनने में ये वादे तो दिल्ली में तो केजरीवाल का नारा और अन्ना आंदोलन के वक्त के नारों की याद दिलाता है। कुछ जायकेदार मजेदार वादे आप भी मुलाहिजा फरमाइए जो कॉकरोच पार्टी ने किए, जैसे रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को कभी राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी, अगर किसी वैध वोटर का वोट डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमीशन को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, महिलाओं को संसद में 50% आरक्षण मिलेगा, और पार्टी बदलने पर नेताओं पर 20 साल का बैन लगेगा, जनता को फ्री और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलेगा, स्वच्छ हवा, पानी और शुद्ध भोजन की उनको गारंटी दी जाती है। कितनी मजेदार बात है ना। जो बातें एक सेहतमंद लोकतंत्र में यूं ही पूरी हो जानी चाहिए, उसके लिए काकरोचों को मैदान में आना पड़ रहा है। मजेदार यह है कि इतनी सी आशा की किरण दिखाई देते ही जनजी जनरेशन काकरोच की जय बोलने लगी है। और काकरोच की सबसे अच्छी बात यह है कि वो मनोरंजन तो कर रहा है अपनी रील्स में, गाने में, हाँ, लेकिन वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। ये अच्छी बात है। सोच कर देखिए तो नारंगी नफरतियों से काकरोच ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, जिनके संरक्षण में औरतें और मजलूम इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। और अक्सर ट्रेजेडी में कॉमेडी की तलाश कर हमें मुस्कुरा लेना चाहिए, क्योंकि ये उदास रहने से बेहतर है। तो शुक्रिया काकरोच। बंगाल का व्यंग्य आपने सुना, काकरोच की क्रांति सुनी, एक मुस्कुराहट आपके होठों पर आई होगी, लेकिन अगर हिंदुस्तान में औरत के हालात पर बात करूं तो आप फिर से गमजदा हो जाएंगे। औरत की इज्जत पर आज सबसे ज्यादा खतरा है। वो हिंदू है या मुसलमान, इससे भी सत्ता के करीबियों को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप रुकिए जरा, 2 सेकंड का पाज लीजिए और ठहर कर सोचिए। एक औरत की इस्मत को तार तार करने वाले के सबसे घिनौने अपराध में जेल की सलाखों के पीछे बंद एक मुलजिम सिर्फ 7 महीने बाद जमानत पर बाहर आ जाता है। चलिए, इतना ही नहीं, जेल के गेट से उस अपराधी के बाहर निकलने पर नजारा क्या होता है आप सोच कर देखिए। क्या ऐसा होगा? फूल की भारी मालाएं, गाड़ियों का भव्य काफिला, जोर जोर से नारे, और आरोपी फूल मालाओं से लदा हुआ विजयी मुस्कान के साथ कंधों पर बैठाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई योद्धा युद्ध जीत कर लौटा हो। एक औरत की इज्जत लूटना एक जंग के जीतने के बराबर दिखाई देती है। समर्थक हाथ हिला रहे हैं, उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है जहां की विलेन क्राइम करके जेल जाता है और बाहर आता है तो उसकी जय जयकार होती है। यह फैसला ऑन द स्पॉट करने के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद की कड़वी हकीकत है। सोचिए, जब अस्मत के इस लुटेरे का जेल से इस तरह विजय जुलूस निकालता है तो पीड़िता के आंख से निकलने वाले आंसू क्या खून के आंसू में नहीं बदल गए होंगे? यह सवाल भी उसके जहन में आया होगा कि न्याय का कोई वजूद भी है या नहीं, या उसको जिंदा दफन कर दिया गया है। दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार के दौरान हुआ निर्भया कांड के बारे में आपने सुना और पढ़ा होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग भी हों जिनके हाथ में तब मोमबत्तियां रही होगी, उन्होंने प्रदर्शन किया होगा। यकीनन वो अपराध घृणित था। देश का हर संवेदनशील आदमी की आत्मा हिल गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड समय में अपराधियों को धर दबोचा, लेकिन इस घटना ने दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को जो डेंट दिया उससे वो कभी उबर नहीं पाई। यहां तक कि केंद्र की सत्ता पर उसका असर पड़ा और आगे चल के सारी कहानी खत्म हो गई। उस घटना के बरक्स जो मैंने शुरुआत में बताई, 17 मई को गाजियाबाद में जेल से निकले जुलूस की कहानी सुनिए और सोचिए 15 सालों में कानून के तराजू का बैलेंस कितना बिगड़ चुका है, जबकि कानून की मशहूर देवी की आंखों पर बंधी पट्टी भी 16 अक्टूबर 2024 को उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पहल पर हटा दी गई। इस घटना में पीड़िता लॉ की छात्रा थी, मेरठ कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ प्रैक्टिस करती थी और भविष्य में एक सफल वकील बनने का सपना देख रही थी।
इसी बीच उसकी मुलाकात सुशील प्रजापति से हुई, जो योगी आदित्यनाथ की बनाई हुई हिंदू युवा वाहिनी के गाजियाबाद यूनिट का पूर्व नगर अध्यक्ष था। सुशील प्रजापति ने चिकनी चुपड़ी बातें कर और आश्वासन के जाल में फंसाते हुए उस लड़की से दोस्ती गांठ ली। सुशील प्रजापति ने कहा कि मैं गाजियाबाद कोर्ट में तुम्हें चैम्बर दिलवा दूंगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस में पूरा सहयोग करूंगा, तुम टेंशन मत लो। भरोसे में आकर जब वो उसके साथ चली तो आरोपी ने अपनी शानदार थार गाड़ी में उसे बिठाया और कोर्ट में व्यवस्था कराने के बहाने उसे एक फ्लैट में ले गया। वहां पहुंचकर उसने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक ऑफर की और कोल्ड ड्रिंक में उसमें कोई नशीला पदार्थ मिला दिया और कुछ देर में लड़की की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में सुशील प्रजापति ने उसकी इज्जत लूट ली। लड़की को जब होश आया तो वो सड़क किनारे अकेली बेबस टूटी हुई पड़ी थी। आरोपी ने जाते वक्त लड़की को धमकी भी दी कि अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा और जान से भी जाओगी। एक चमकदार मुस्तकबिल का ख्वाब देख रही कानून की स्टूडेंट का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। उसने सुशील प्रजापति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी फरार हो गया तो पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया और आखिरकार पिछले साल 11 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई तब भी अपराधी के समर्थन में संगठन के कार्यकर्ता मुरादनगर थाने पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। और अब जब सुशील प्रजापति जमानत पर बाहर निकला तो उसके समर्थकों ने उसका ऐसा स्वागत किया जैसे कोई जंग जीत कर लौटा हो। इस वक्त उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के प्रदेशों में योगी मॉडल कानून व्यवस्था सख्ती से लागू है, जिसमें सख्ती सिर्फ छोटे मोटे चोर उचक्कों और मुसलमानों पर लागू है। सुशील प्रजापति का नाम अगर सुभान होता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता और एनकाउंटर होना भी तय ही था, लेकिन सत्ता पक्ष का आशीर्वाद पाते ही कानून के हाथ उसके लिए बगैर नाखून के हो जाते हैं। और इससे भी ज्यादा लोमहर्षक घटना दिल्ली में हुई, जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है। घटना निर्भया कांड की जैसी कॉपी लगती है। 11 मई की रात करीब 11 बजे स्लीपर बस में एक 30 वर्षीय महिला की इज्जत बस चालक उमेश कुमार और हेल्पर रामेन ने लूट ली। अपनी हवस मिटाने के बाद महिला को बस से बाहर फेंक दिया गया। महिला 3 बच्चों की मां है और दिल्ली के पीतमपुरा की निवासी है। पुलिस ने अगले दिन दोनों शैतानों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके साथ एक शोषा छोड़ दिया कि मामला रुपए के लेन देन का था। मान लेते हैं कि रुपए का लेन देन भी था, तो क्या इससे ये संगीन गुनाह कुछ कम हो जाता है? सोचिए और सोच कर देखिए। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आपको व्यंग के साथ थोड़ी सी मुस्कुराहट मिली, साथ ही हिंदुस्तान के वर्तमान हालात की वो जो डरावनी तस्वीर है वो भी देखने को मिली। तो असली इंसान वही है जो मुसीबत के वक्त भी थोड़ा सा मुस्कुरा ले, लेकिन सच से बेखबर ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।